नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टीडीएस रेट की। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपको किस सेशन में कितने परसेंट टीडीएस काटना है और सरकार को जमा कराना है। तो आज का सेशन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को भी पता चले कि टीडीएस इस फाइनेंशियल ईयर में किस सेशन में कितना डिडक्ट करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो बात करता है टीडीएस रेट चार्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 फाइनेंशियल ईयर 2022, जिसमें सबसे पहले आपको सेक्शन कोड मिलेगा, फिर आपको नेचर ऑफ पेमेंट, उसकी लिमिट क्या है और लास्ट में टीडीएस का रेट क्या है। अगर हम थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन की बात करता है कि अगर आप इतना कमाते हो तो आपके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, और अगर आप इससे ज्यादा कमाते हो तो आपके ऊपर टीडीएस लगेगा। रेट की बात करें तो रेट को हमने दो पार्टों में बांटा है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अलग रेट है और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अलग रेट है। अगर हम अदर की बात करें तो इसमें हम पार्टनरशिप फर्म को कवर करते हैं, कंपनी को कवर करते हैं, आपकी एओपी को कवर करते हैं, बीओआई को कवर करते हैं, और अदर देन इंडिविजुअल एचएफ जो भी पर्सन होते हैं सब अदर के अंदर कवर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन पहला, जो बात करता है सेक्शन 192। जैसा कि आप सभी को पता है सेक्शन 192 बात करता है पेमेंट ऑफ सैलरी। अगर आपकी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय काम करता है और अगर आप उसको सैलरी देते हैं और वो सैलरी इनकम टैक्स में बताए गए स्लैब से ज्यादा हो जाती है तो आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। मान लो अगर मुझे किसी कंपनी से सैलरी मिलती और अगर सैलरी का अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है तो उस कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि मुझे जो सैलरी दे रही है उसमें वो टीडीएस काट के सरकार को जमा करा दे। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाती है तो उस केस में कंपनी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। सर कितने परसेंट से करेगी? तो यहाँ पर लिखा है नॉर्मल स्लैब रेट। सर स्लैब रेट क्या होते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडिया में स्लैब रेट चलता है कि अगर आप लोग 0 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगता, ये गवर्नमेंट ने साफ साफ कह रखा है। लेकिन अगर तुम लोग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपके ऊपर 5% टीडीएस लगेगा, और अगर तुम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक कमाते हो तो आपके ऊपर 20%, और अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाती है तो आपके ऊपर 30% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो इसे कहते हैं स्लैब रेट। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्लैब में आते हो, मतलब आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो गई, तो आपके ऊपर टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन सर हमने कई बार यहाँ पर नॉर्मल सैलरी स्लैब रेट को नहीं सुना, हमने कई बार एवरेज सैलरी रेट को सुना है। बहुत से लोग सर सैलरी जो डिडक्ट करते हैं वो नॉर्मल स्लैब रेट के ऊपर नहीं करते, वो एवरेज रेट के ऊपर सैलरी डिडक्ट करते हैं। सर ये एवरेज रेट क्या होता है? तो आइए इसके लिए पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारी कंपनी में एक पर्सन है जिनका नाम मिस्टर एक्स है, जो कंपनी से पर मंथ 50,000 रुपए की सैलरी लेते हैं, जिनमें उनकी पूरे साल की इनकम हो जाएगी 6 लाख रुपए की, और ये 50,000 रुपए का क्लेम करते हैं। सर क्लेम का मतलब जैसे कि अगर आप कुछ कमाते हो तो आप कुछ खर्चा भी करते हो। मान लो आपने एलआईसी पर खर्चा कर दिया सेक्शन 80C के हिसाब से, अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पर खर्चा कर दिया, मेडिकल क्लेम ले लिया, कोई भी आपने ऐसा खर्चा किया जो सेक्शन 80C के अंदर कवर होता है, जिसमें आपको डिडक्शन मिलती है। तो अब आपकी इनकम
6 लाख रुपए न लेकर कितनी रह जाएगी, 5,50,000 रुपए रह जाएगी। और अगर हम 5,50,000 रुपए को अगर टैक्स निकालने बैठे तो 0 से 2.5 लाख तक आपका कितना टैक्स बनेगा, 0। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना बन जाएगा आपका टैक्स, 12,500। और अगर हम 5 लाख से लेकर 5.5 तक निकालें तो आपका टैक्स कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। तो टोटल मिलाकर आपके ऊपर टैक्स कितना बनेगा, 22,500। और अगर हम एवरेज रेट का फार्मूला देखें तो एवरेज रेट का फार्मूला होता है टोटल टैक्स एक्सपेंस। जो भी आपका टैक्स बना उसको आपको यहां पर डाल देना, कितना, 22,500। और नीचे आप डाल दोगे टैक्सेबल इनकम कितनी, 5.5 लाख। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आपका जो भी आएगा वो आपका एवरेज रेट कहलाएगा। और इस केस में आपका जो एवरेज रेट आ रहा है वो 3.75% आ रहा है। और अगर तुम सैलरी का, टैक्सेबल सैलरी का 5.5 लाख का 3.5% निकालोगे तो भी आपका आंसर 22,500 आएगा। तो ये कई बार अलग भी हो सकता है तुम्हारे केस में ये 10% आ जाए, 8% आ जाए, 6% आ जाए, 3% से कम आ जाए। तो अगर आपको एवरेज रेट के हिसाब से सैलरी को कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से करेंगे जो मैंने आपको बताया। बस फार्मूला आपको याद रखना है कि जो भी आपका टैक्स बनेगा वो आपको ऊपर डालना है और नीचे आपको टैक्सेबल इनकम इंटू 100, जो भी रेट आएगा उसे आप टैक्सेबल इनकम से इंटू कर देना, वो आपका टीडीएस अमाउंट है। और उसे आपको पूरे साल क्या करना है, आपको सरकार को पे करना है। जैसे अगर आप देखें तो इस केस में जो इसका टैक्स बना वो 22,500 रुपए बना पूरे साल को। अगर हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ का जो टीडीएस बनेगा वो 1,875 रुपए का बनेगा। तो इसका मतलब जब भी इसको 50,000 रुपए की हम सैलरी देंगे तो उसमें से हम 1,875 रुपए माइनस करने के बाद देंगे। तो आप याद रखना सेक्शन 192 में इस तरीके से हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 192A जो बात करता है प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉय के पास कोई प्रोविडेंट फंड जो उसके हाथ में टैक्सेबल है, जो 50,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट हो जाता है, तो उसका वो टीडीएस काट कर सरकार को जमा कराएगा, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। मान लो मेरे हाथ में, मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे हाथ में जो प्रोविडेंट फंड बनता है सेक्शन 7 के हिसाब से इनकम टैक्स, और वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है, तो मुझे उसका 10% काट के सरकार को क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 193 जो बात करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर तुमने किसी कंपनी के बॉन्ड, डिवेंचर या सिक्योरिटी ले रखी है और उस पर आपको 2,500 रुपए की इनकम होती है या उससे ज्यादा की होती है, तो इंडिविजुअल के केस में आपका 10% वो टीडीएस काटेंगे। और अगर आप इंडिविजुअल के अलावा कंपनी या कोई और हो तब भी आपका 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो डिवेंचर हो, या फिर कोई और सिक्योरिटी क्यों ना हो। इसके बाद आता है सेक्शन 194 जो बात करता है डिविडेंड। जैसा कि आप सभी जानते हो डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट में हिस्सा। अगर आपने किसी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं और कंपनी आपको डिविडेंड देती है और डिविडेंड का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा का होता है, तो उस केस में आपका 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आप बिजनेस ट्रस्ट हो या स्पेशल पर्पस व्हीकल हो तो उस केस में आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। यह फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 से एप्लीकेबल हुआ है। इसके बाद आता है सेक्शन 194A जो बात करता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अभी सेक्शन 193 बताया था जो बात करता था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ये अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो चीजें मैंने आपको उसके अंदर बताई थी, उसके अलावा अगर आपने कहीं बैंक से लोन लिया है या पोस्ट ऑफिस से लिया या कहीं से भी आपने चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और अगर आप उसकी पेमेंट करते हैं और पेमेंट का अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा का है पर ईयर,
तो आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअल के केस में, और अगर आपने किसी कंपनी से लिया है तब भी आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। मान लो मुझे कहीं से पैसों की नीड होती है, मैं कहीं से लोन लेता हूं और लोन की जब मैं रीपेमेंट करता हूं पूरे साल, तो जो मैं उसमें इंटरेस्ट उनको पे करता हूं और इंटरेस्ट 5,000 रुपए से ज्यादा का हो जाएगा, तो मैं जब भी उनको पेमेंट करूंगा ईयर में तो टीडीएस काट कर पेमेंट करूंगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रोविजो आता है, सेकंड पॉइंट, जो बात करता है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर तुम कहीं बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, जैसे एफडी के रूप में पैसा आप डिपॉजिट करते हो, या आपको सेविंग अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा का है सीनियर सिटीजन के केस में, तो आपका 10% बैंक टीडीएस काटेगी। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं और आपकी एज 60 साल से कम है तो 40,000 रुपए का अमाउंट रखा गया है। अगर आपका अमाउंट 40,000 रुपए से कम है, जो आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग या फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी मिलता है, तो आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 40,000 रुपए से ज्यादा का हो जाएगा तो बैंक आपको जब इंटरेस्ट देगी तब आपको 10% टीडीएस काट लेगी। इसके बाद आता है सेक्शन 194 बी, जो बात करता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर तुम कहीं से लॉटरी जीतते हो और लॉटरी जीते हुए अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा का होगा, तो आपका 30% टीडीएस डिडक्ट होगा और वो 30% फिर सरकार को जमा कराया जाएगा। लेकिन अगर आप लॉटरी जीतते हो और वो 10,000 रुपए से कम होती है तो आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 194 बी, जो बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अगर आप हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं और अगर आप वहां से कोई भी अमाउंट जीतते हैं और वो अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा का होगा, तो आपका 30% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन सर अगर सपोज दैट मैं लॉटरी जीतता हूं लेकिन लॉटरी में मुझे पैसे नहीं मिलते, कोई सामान मिलता है, तब तब उस केस में जो भी आपकी आइटम है अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा की है, तो उस सामान का आपको 30% टीडीएस काट कर आपको सरकार को देना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो आपको आइटम सरकार देगी या फिर वो कंपनी अलॉट करेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 सी, जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं सेक्शन 190 सी में हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर की। अगर मैं किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं किसी सामान को बनाने का, और अगर वो मेरा वन टाइम है, तो उस केस में 30,000 रुपए की लिमिट है, और अगर मैं उसके साथ मल्टीपल टाइम काम करता हूं तो उस केस में कितनी लिमिट है, 1,00,000 रुपए लिमिट है। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ होगे तो 1% होगा, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 194 डी, जो बात करता है इंश्योरेंस कमीशन की। अगर आपको कोई इंश्योरेंस कमीशन मिलती है, मान लो मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, लोगों का इंश्योरेंस करवाता हूँ और मुझे वहां से क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, और वो पूरे साल में 15,000 रुपए से कम का है तो टीडीएस नहीं कटेगा, और अगर उससे ज्यादा का है तो 5% इंडिविजुअल केस में और अदर के केस में 10%। इसके बाद आता है सेक्शन 194 डी, जो बात करता है आप पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एलआईसी। अगर आपको एलआईसी की पेमेंट मिल ली, मान लो मैंने एलआईसी कराई थी 5 साल पहले और अब मुझे मैच्योरिटी डेट पर एलआईसी मिल ली, और अगर एलआईसी का अमाउंट 1,00,000 रुपए से ज्यादा का है, तो जो भी मुझे एलआईसी मिलेगी